बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। धमाकेदार एपिसोड तुम सिर्फ मेरी हो। सायरा, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि हर मामले में जल्दबाजी से काम मत लिया करो और हमेशा ठीक वक्त का इंतज़ार किया करो ताकि फ़ैसला तुम्हारे हक़ में हो। फ़रीहा बेगम, जो पिछले 2 घंटे से इसे रुखसती के लिए रजामंद करने में लगी थी, आखिर थक हार गुस्से से बोली, कौन सा वक़्त और कौन सा फ़ैसला? अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस हारिस से कभी भी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं उमर को नहीं छोड़ सकती। निकाह तो मैंने आपकी ज़िद और जायदाद की खातर कर लिया, पर अब ये रुखसती, सॉरी मुझसे अब ये ड्रामा और नहीं होगा। उनकी बात सुनते सायरा ने चीखते हुए कहा तो फ़रीहा बेगम ने जल्दी से उठकर इसके मुँह पे हाथ रखा। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा और हमारा बिना बनाया खेल तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से चंद सेकंड में ख़राब हो जाएगा। इसी आंखें दिखाते फ़रीहा बेगम ने नज़र लाउंज में नज़र दुराते कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इस मामले में मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं वहीं करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। और आप तो कह रही थी कि हम ये सब कुछ मिलते हैं, जहाँ से निकल जाएंगे और आप हारिस से मेरी तलाक भी करवा देंगी, तो अब ये सब क्या है? उफ़, यहाँ आओ, सुकून से बैठो, फिर मैं तुम्हें सारी बात समझाती हूँ। सायरा के गुस्से को देखते फ़रीहा बेगम ने अपने लहजे को नरम रखते हुए कहा और इसका बाजू पकड़ते सोफे पर बिठाया। जी बोलें, अब क्या साजिश सोच रखी है आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की? उनकी आंखों में देखते सायरा ने तंज किया तो फ़रीहा बेगम ने बेटी की तरफ सोच से देखा जिसके लिए वो ये सारा कुछ कर रही थी। मैं ये साजिश तुम्हारी ज़िंदगी की आसानी के लिए कर रही हूँ, वरना इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं। और रही बात इस जायदाद की, तो मुझे क्या पता था कि ये बुढ़ा इस बार भी बाजी ले जाएगा। मैं तो समझी थी कि अब ये सब कुछ हमारे हाथ में है, पर भाई साहब का दिमाग हमसे कहीं ज़्यादा शातिर निकला। दांत पीसते उनका बस नहीं चल रहा था कि वह सिकंदर साहब का गला दबा देती। तो अब आप कुछ सोचें और इस हारिस से मेरी जान छुड़वाएं, क्योंकि मैं अब उमर को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवा सकती। उनकी बात सुनते सायरा ने लापरवाही से कंधे झुकाए। मैं क्या कर सकती हूँ, तो तमाम हालात तुम्हारे सामने हैं। बाकी अगर नूर का मामले दरमियान में ना आता तब भी तुम्हारी रुखसती होनी ही थी ना, तो तब तो तुम्हें कोई मसला नहीं था। पर अब ये उमर कहाँ से आ गया बीच में? वो नहीं बल्कि हारिस आया हमारे दरमियान, और पहले उमर ने इस तरह की मुझे कोई आस नहीं दिलाई थी और ना ही मैंने इतनी तवज्जो दी थी। पर हारिस के रवैये से हर वक्त की नूर की गर्दान ने मेरा दिल बेजार कर दिया। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं ज़िंदगी गुजार सकती जो मुझसे ज़्यादा अपनी बहन को तवज्जो दे, और बहन भी ऐसी जिसके बदकारी के किस्से हर तरफ मशहूर हों। बस किया करो, क्या हो गया तुम्हें? अगर पहले मान गई तो अब भी कुछ दिन के लिए ही सही, पर यह ड्रामा तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं मंजर के इतने करीब जाकर वापस नहीं आऊँगी और ना ही तुम्हें इतनी यूँ खाली हाथ वापस आने दूँगी। और रही बात भाई साहब की, मैंने उनके दिमाग में उनकी औलाद के खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि वो कभी चाह कर भी उनके करीब नहीं हो सकेंगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने जहर उगला तो सिकंदर साहब, जो सायरा को शॉपिंग के लिए कुछ रकम देने आए थे, कि पाँव वहीं ज़मीन पर जम गए। उफ़ अम्मी, मुझे नहीं पता आप क्या चाहती हैं, पर मेरा मशवरा है कि आप मामू को जहर दे दें ताकि उनका पता तो साफ़ हो और जो कुछ उन्होंने हमारे नाम किया है कम से कम वो तो हमें मिल जाए। और रही बात हारिस की बात, तो वो बहन के काम में वैसे भी आधा पागल हो चुका है। सायरा ने तेवरी चढ़ाते कहा तो फ़रीहा बेगम ने उसकी बात पर कहकलकाते उसे अपने साथ लगाया और आने वाले वक़्त के लिए सब्र करने की तलकीन करते जल्द ही सिकंदर साहब और हारिस का कोई पक्का इंतज़ाम करने का वादा करते इसे तसल्ली दी। फ़रीहा बेगम और सायरा की बातें सुनने के बाद सिकंदर साहब ने दीवार का सहारा लेते अपने कमरे में जाना चाहा, मगर अपनी बहन और बांजी के इस कदर ज़हरीले अल्फाज ने इसे चंद कदम चलने के साथ थका दिया। तभी सायरा ने लेकर वहीं मौजूद चेयर पर बैठते उन्होंने अपने सीने पर हाथ फेरा और आंखें बंद करते खुद को पुरस्कून करने की कोशिश की, पर पिछले गुजरे हुए पल एक फ़िल्म की तरह उनकी आंखों के सामने चलने लगे। अपनी एक ज़्यादती और हमेशा अपनी औलाद को पीछे छोड़कर फ़रीहा बेगम और सायरा को तरजीह देने का अंजाम इतने भयानक तरीके से उनके सामने आया कि आज इन्हें खुद को संभालना मुश्किल लगा। तभी सीने में उठती तेज़ दर्द की लहर पर उन्होंने कराहते हुए आंखें खोलते घर में दाखिल होती हाशिर को आवाज़ दी, जो इन्हें चेयर पर एक तरफ लड़खड़ाता देखकर जल्दी से उनकी जानब बढ़ा। नूर का दिल आज सुबह से ही घबरा रहा था, ऊपर से ज़रून भी उस दिन यूनिवर्सिटी से आने के बाद से इस बात नहीं कर रहा था। दीजान भी आज ही 2 दिन के लिए रशीदा को साथ लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई थी। तभी वो घर में पर अकेली कल होने वाले पेपर की तैयारी करने की कोशिश में लगी थी, पर बार बार दरवाजे की जानब देखते खौफ की लहर उसके अंदर सरायत कर रही थी। जैसे 6 बंद
करने के बाद बैरूनी दरवाज़ा भी अंदर से लॉक कर लिया और अपना मोबाइल उठाते ज़रून का नंबर डायल किया जो एक ज़रूरी काम का बोलकर घर से निकला था। कॉल काटती मोबाइल कान से हटाते नूर ने स्क्रीन को घूरा, एक बार फिर से उसका नंबर डायल किया। ठीक है, बाहर में जाओ तुम। फिर से कॉल काटने बाद नूर ने गुस्से से मोबाइल उठाकर दीवार में मारा, जिसकी स्क्रीन कुर्ची कुर्ची होकर ज़मीन पर बिखर गई। पता नहीं खुद को क्या समझता है, उस दिन भी मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर गया था और आज भी अंधेरों में नमी लिए उसने सर घुटनों पर रखे खौफ से दरवाजे की तरफ देखा, जिसमें अभी किसी ने चाबी घुमाते नाक को घुमाते खोलने की कोशिश की थी। नूर, दरवाज़ा खोलो हो। ज़रून ने अंदर से दरवाजे को लॉक देकर इस पर हाथ मारते परेशानी से आवाज़ लगाई तो इसकी आवाज़ सुनते नूर की जान में जान आई। कहाँ थे तुम? मैं कब से कॉल कर रही थी। हाथ की पूछते आंखें रगड़ते इसने जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोला। मैं यहीं था, पर तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? इसकी बात का मुखिसी जवाब देते ज़रून ने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे डर लग रहा था इसलिए लॉक किया था। जवाब देते उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते किचन का रुख किया तो ज़रून भी दरवाज़ा लॉक करते इसके पीछे आया। किस बात का डर? और मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि ये डर अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे होते हुए अब कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। उसके कांपते हाथों और माथे पर पसीना देखकर ज़रून को अपने आप पर गुस्सा आया। वो क्यों फिर से अकेला छोड़कर गया? मैं ठीक हूँ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुमने तो कहा था कि 1 घंटे में आ जाऊँगा। उसकी बात सुनते ही नूर ने पानी के 2 घूंट पिए और अब गुस्से से इसे घूरते पूछने लगी, जो अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल्स पर इसे चुप रहने का इशारा करते 5 मिनट में आने का बोलते अपने कमरे में चला गया। पता नहीं किस सहेली का फ़ोन था जो मेरे सामने नहीं सुन सकता था। उसके जाते ही नूर ने खुद कलामी की और मगरिब की अजान की नमाज पर आवाज़ पर ज़रून की बाद में होने खबर लेने का सोचते नमाज़ पढ़ने के लिए कमरे का रुख किया। खाशा और फरीहा बेगम सिकंदर साहब को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने सीरियस हार्ट अटैक का बताते दुआ करने का कहा। अल्लाह, ये बैठे बैठाए क्या हो गया भाई साहब को? मैं अभी तो चाय देकर आई थी, तो आप तो बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर के जाते ही फरीहा बेगम ने आंसू बहाते हाशा को बताया, जो इन्हें तसल्ली देते खुद को संभालने का कहते हारिस को कॉल करने लगा। अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी मेरे भाई को लगा दे। हाथ उठाए वो मुसलसल रोने के साथ दुआएं मांग रही थी। फूफो प्लीज़ हौसला करें और बस दुआ करें, इंशाल्लाह अब्बू ठीक हो जाएंगे। हारिस को बताने के बाद हाशा ने इन्हें रोता देखकर अपने साथ लगाया तो वो ज़ोर से रोने लगी। कैसे हौसला करूं? मेरा तो हर रिश्ता भाई साहब के साथ जुड़ा है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी ज़रूरत है। उन्होंने चादर मुंह पर रखते आंसू के दरमियान अपनी बात मुकम्मल की तो हाशा ने इन्हें सिकंदर साहब की ठीक होने का दिलासा देते खुद भी ज़ब्त करते आंसू को आंखों से निकलने से रोका। नमाज पढ़ने के बाद नूर ने खाना लगाया और ज़रून को बुलाने उसके कमरे की जानिब बढ़ी, जो तब से मोबाइल पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था। हाँ ठीक है, बस तुम्हें मैंने जैसा समझाया वैसा करो, खबर मिलते ही मुझे इन्फॉर्म करना, रहेल से कहते उसने नूर को कमरे में दाखिल होता देखकर फिर बात करने का बोल पर कॉल काट दी। खाना लगा दिया, आ जाओ। इसके फ़ौरन फ़ोन बंद करने पर नूर ने एक शक भरी नज़र इस पर डालते बताया, ठीक है मैं बस 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर आया। उसकी बात सुनते ही ज़रून ने मोबाइल साइड पर टेबल पर रखा हुआ आशुम की जानिब बढ़ा तो नूर ने भी बाही का रुख किया। चेयर पर बैठते ही उसका इंतज़ार करने लगी, जो ठीक 2 मिनट पर वहाँ मौजूद था। क्या बनाया आज? चेयर पीछे करके बैठती इसने नूर से पूछा, जिसने जवाब देने की बजाय खामोशी से डूंगा उठाकर इसके सामने रखा। नाराज़ और डूंगा उठाकर इसमें से मौजूद आलू गोभी का सालन देकर माथे पर भर डालती इसने ढक्कन वापस रखा। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है नाराज़ होने की, वो भी तुम जैसे फजूल इंसान से। कंधे उचकाते नूर ने लापरवाही से कहा, सालन अपनी प्लेट पर निकाला। ओके। उसके हकारत भरे लहजे पर ज़रून ने एक गहरी सांस लेती एक नज़र उसके चेहरे पर डालती अपनी चेयर पीछे की और उठकर कमरे की जानिब बढ़ा। क्या हुआ, खाना नहीं खाना? नूर ने इसे इस तरह देखकर नासमझी से पूछा। नहीं, भूख नहीं है, तुम खा लो। प्लेट बिना ही जवाब देते वो कमरे में चला गया तो नूर ने अपनी बात पर गौर किया। मुझे भी क्या ज़रूरत थी ऐसी बात करने की? हाथ में पकड़ी रोटी प्लेट में रखती इसने खुद कलामी की और कुछ देर खुद को पसकून करने के बाद इसने हिम्मत करते कमरे का रुख किया ताकि ज़रून को सॉरी बोल सके। सिकंदर साहब का सुनते ही हारिस ऑफिस से छुट्टी लेते हाशा के बताए हुए हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ फरीहा बेगम हाशा परेशान कन हालात में आईसीयू के बाहर खड़े मौजूद थे। क्या हुआ? अब्बू का भी सही तो बिल्कुल ठीक थे, सुबह तो बिल्कुल ठीक थे। हारिस ने आते ही फरीहा बेगम को गुनों करते हाशा से पूछा, जो इसे देखते ही उठकर इसके गले लग चुका था। क्या हुआ, कुछ बताओ मुझे। हाशा को यूं परेशान देखकर किसी अनहोनी के पेश नज़र हारिस का रंग फक हो चुका था। वो अपने जहन में आने वाली वसवसों को झटकाता एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पता नहीं क्या हुआ है डॉक्टर, कुछ नहीं बता रहे हो, बार बार कह रहे हैं कि इनसे अलग
दुआ का। हाशिर ने अपने आप को संभालते हारस को बताया, जो इसकी बात सुनते ही आईसीयू को की जानब बढ़ा, जहाँ से अभी एक डॉक्टर भाई आया था। सर, कैसी तबीयत है आप अब्बू की? हासा फिक्रमंदी से पूछा। जी, वो अब खतरे से बाहर है, पर अटैक के साथ इन्हें फालिज का शदीद झटका लगा है, जिसकी वजह से इनकी ज़ुबान और बाएं हिस्सा बिल्कुल काम करना छोड़ चुका है। डॉक्टर ने सिकंदर साहब की ज़िंदगी की उम्मीद के साथ साथ जो खबर सुनाई, वो हारिस और हाशा के साथ साथ रिहा बेगम के लिए परेशान कन थी। सर, कोई इलाज हो ऐसा दम से कैसे हो सकता है? सबसे पहले हारिस ने खुद को संभालते डॉक्टर से पूछा। जी, इलाज तो है, पर जिस हद तक उनका जिस्म मुतासर हो, इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा, वो भी तब जब आप लोगों को इन्हें मेडिसिन के साथ साथ प्रॉपर वर्जिश करवाएंगे। डॉक्टर बताने के साथ हारिस को मज़ीद कुछ हिदायत दी और अपने साथ ही कमरे में आने का कहा, ताकि सिकंदर साहब के बारे में तफसील से बात कर सके। आज वो दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर ज़रूर ने रुख फेरे इजाज़त दी, क्योंकि वो जानता था घर में मौजूद नूर के अलावा कोई नहीं है। नाराज़ हो मुझसे? इनके करीब आती नूर ने पूछा। नहीं, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। चांद से नज़र उठाकर उसने नूर के चेहरे को देखा, जहाँ अब इसे अपने लिए फ़िक्रमंद आने लगी थी। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया और टेबल से ऐसे उठकर क्यों आ गए? सवालिया नज़रों से इसे देखते नूर ने फिर से सवाल किया। मुझे आलू गोभी पसंद नहीं, बहुत आस्तगी से कहती उसने नूर को शर्मिंदगी से निकाला, जो ये समझ रही थी कि वो इसकी बात की वजह से उठकर चला गया। अच्छा, तो मुझे बता देते, मैं कुछ और बना देती। उसकी बात सुनते ही नूर को कुछ तसल्ली हुई, तभी उसने दस्ताना अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। क्या क्या बना लेती हो तुम? इसके सुरख गालों को फोकस करते ज़रूर ने बला मकसद सवाल किया। सब कुछ ही बना लेती हूँ, बल्कि रोज़ मैं ही खाना बनाती हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? उसके सवाल पर नूर ने जैसे से आंखें सकेरी। पता है, बस वैसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाती इसने अपनी नज़रों का रुख फिर से अपनी जोबन पर चमकती चांद की जानब किया। तुम तो हो ही बदतमीज़, बल्कि तुम खरोस हो और दुनिया में बस मुझे तंग करने के लिए पैदा हुए हो। इसकी बात पर मुंह फुलाते नूर ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, जो कुछ दिनों से बिल्कुल मरझा सा गया था। क्या हुआ है? तुम कुछ परेशान हो? दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आने पर नूर ने उसके सामने आते पूछा, जो कुछ दिनों से इसे बिल्कुल इग्नोर किए था। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही सर में थोड़ा दर्द था। इसके चेहरे पर आती लड़कों को देखते, जो टेरेस के खुले दरवाजे से आने वाली हवा पर मसलत से इसके चेहरे पर झूम रही थी। ज़रूर ने नरमी से इन्हें इनके कान के पीछे किया। तो फिर ऐसे चुप चुप क्यों हो? पहले तो तुम मेरी हर बात का जवाब देते थे, हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहते थे, पर अब मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ तुम ऐसा नहीं करते। मैं बात भी करूँ तो जवाब नहीं देते। पहले मुझे लगा शायद ही जान की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, पर आज तो वो भी नहीं है। फिर भी तुम्हारा रवैया मेरे साथ वैसा ही है। नूर जब से आई थी, आज पहली बार इसने ज़रूर से इस किस्म का शिकवा किया था। तभी इसने अपनी सारी नाराज़गी भूलते से अपने हिसार मिल गया। सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। उसके कान के करीब से खामोशी में कहते ज़रूर ने इसके काल को अपनी होंठों से छुआ, तो नूर ने आंखें बंद करके इसके लम्सू महसूस किया। जान हो तुम मेरी, और मैं नाराज़ नहीं था, बस मुझे लगा कि तुम्हें मेरा यूँ बात करना आवाज़ आना पसंद नहीं, इसलिए मैं दूर हुआ। होंठ उसके दूसरे काल से मिस करते ज़रूर ने वजाहत दी, तो नूर ने फुर से आंखें खोली, इसे देखा। मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारा बात करना बुरा लगता है और बात आना? हाँ, पहले लगता था, पर अब नहीं, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि अब मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। जी जान ने मुझे बताया कि शोहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। उसकी गर्दन में बाजू हमायल करते नूर ने अपनी बुनी आंखों से इसकी काली आंखों में झोंका, जिसमें आज कुछ अलग ही चमक रहा था। हाँ हाँ, शुक्र है दी जान ने मेरा कुछ फ़ायदा किया, वरना जब से आई है ऐसे चेहरे पहले लगाई बैठी है जैसे मैं कोई जिन हूँ या उनकी शहजादी पर जादू करती उसको अपने कब्जे में कर लूँगा। नूर के रुके छुपे करार ने आज ज़रूर की तमाम दखावती खदशात दूर कर दिए थे। ताबी खुलकर मुस्कुराती इसने नूर के ऊपर झुकना चाहा, जो इसका इरादा पाँपते ही जल्दी से नीचे से इसके हिसाब से निकलते दरवाजे की जाना बढ़ी। नूर को ज़रूर ने आवाज़ लगाई, पर वो इससे पहले ही दूसरे कमरे में जाते दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। खालदा बेगम का ज़ख्म देखते देखते पूरे हाथ पे फैल चुका था। हैरान बात यह थी कि इसके अंदर अब छोटे छोटे कीड़े नमूदार होने लगे, जिसकी ना तो किसी डॉक्टर को समझ आ रही थी और ना ही किसी दम वाले को। तभी इतनी दवाइयाँ खाने लगाने के बावजूद भी जब ज़ख्म को कम होने की बजाय बाजू की तरफ पड़ने लगा, तो डॉक्टर ने सलीम साहब को खालदा बेगम का हाथ कटवाने का मशवरा दिया, ताकि ज़ख्म मज़ीद फैल कर अजियत का बायस ना बने। मैं हाथ नहीं कटवाऊंगी, और डॉक्टर का दिमाग ख़राब हो गया क्या, जो इतनी आसानी से यह बात कहती जैसे मेरा हाथ ना हो, कोई चीज़ हो जिसे काट दिया जाए। खालदा बेगम के कानों तक जैसे ये बात पहुंची, उन्होंने गुस्से और डर के मिले जुले तासरा से चीखते हुए डॉक्टर के साथ साथ सलीम साहब को भी कोसा, जो
पुरस्कून अंदाज में उनको ये बात बता रही थी। उसका दिमाग ख़राब नहीं हुआ बल्कि तुम्हारा हो गया, जो बात सुनने और समझने से पहले ही वो वेला मचाना शुरू कर देती हो। उनके करीब बैठते सलीम साहब ने मुसलसल बोलने से तंग आकर बेजारी से कहा, हाँ, मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया जो आपके मुँह लग रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ सलीम साहब, मैं इसकी जाली 2 नंबर डॉक्टर की बातों में अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं कटवाऊँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आंखों में बेबसी और तकलीफ के बायस आने वाली आंसुओं को दाएं हाथ से साफ करते वो उठ के कमरे से बाहर चली गई तो सलीम साहब ने उनकी हालत देखकर अल्लाह पाक से रहम की दुआ की। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने सलीम साहब की सिकंदर साहब की हालत संभलने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया तो हारस इन्हें लेकर घर पहुंचे, जहां पर फरीहा बेगम व सारा उन्हीं की इंतज़ार में बैठी थी। मामू, ये क्या हो गया आपको? सारा जो इस दिन से तबीयत खराबी का बहाना करके एक बार भी सिकंदर साहब को हॉस्पिटल देखने नहीं गई थी, उसने इन्हें वकील चेयर पर बेबसी तस्वीर बनने देखकर चेहरे पर तकलीफ के झूठे दाग से सुझाते उनके करीब नीचे ज़मीन पर बैठती, आंखों में आंसू भरती उनका हाथ अपने हाथ में लिया, जिस पर सिकंदर साहब ने कुछ बोलने की कोशिश में अपने लब हलाए। उसे से उसका हाथ झटकते हारस को इशारे से अपने कमरे में जाने का कहा तो हारस सारा के साथ साथ फरीहा बेगम ने भी किसी के मामूली एहसासात के तहत एक दूसरे को देखा। अबू अपनी तबीयत की वजह से काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो ना, हमारे साथ भी वो कुछ दिनों से ऐसे ही अकड़े अकड़े से हैं। हारिस को सिकंदर साहब की तवील चेयर पर धकेल के कमरे की जानब ले जाता देखकर हाश ने सारा के उतरे हुए चेहरे को देखकर तसल्ली दी और खुद भी इनके पीछे ही कमरे की जानब बढ़ा। ये बुढ़े को क्या हुआ है, ऐसे मेरा हाथ क्यों झटका? उनके जाती सारा ने तसफ से फरीहा बेगम की तरफ देखा, जो खुद भी सिकंदर साहब की हालत पर गौ करते वजह समझने की कोशिश में लगी। सारा की बात पर नफ़ी में सर हिला गई। नूर का आज आखिरी पेपर था, तभी इसने खदीजा के कहने पर ज़रूर को लेट आने का कहा ताकि वो दोनों साथ साथ कुछ वक्त गुजार सके, मगर पर्चा ख़त्म होते ही खदीजा ने उसे इसरार किया कि वो इसके साथ इसके घर चले क्योंकि इसकी अम्मी से मिलना चाहती है। नहीं यार, मैं नहीं जा सकती, वैसे भी दीजान मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, ज़रूर की इजाज़त के बगैर जाऊँगी तो वो गुस्सा करेगा, इसलिए पे मैं किसी और वक्त चक्कर लगा लूँगी। उन्होंने इसके बढ़ते इसरार पर एक मामूली सी वजह बताते माज़रत की, तो ये बात है, अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूर हो इसकी दीजान अजीज़ हो गई। ठीक है भाई, यहाँ तो हर इंसानी मतलब परस्त है। तंसिया से मुस्तंसी हंसते खदीजा ने कंधे अचकाए तो नूर ने नफ़ी में सर हिलाते वजाहत दी, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो, हमारी दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हें अगवा करने लगी है, जो तुम इस तरह मेरे साथ जाने से डर रही हो, तुम पहले भी बहुत इनकार कर चुकी हो, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मैं मम्मा को बोल के आई हूँ कि आज नूर मेरे साथ आएगी। तो आप किसी पार्टी में मत जाइएगा बल्कि घर पे रहिएगा, और आप तुम खुद सोचो कि अगर तुम ना गई तो मम्मा को कितना बुरा लगेगा और साथ मुझे भी। नूर को बात के दरमियान रखता देखकर खदीजा ने अपनी नाराज़गी बरकरार रखते एक और पता फेंका। उफ खदीजा, यार ऐसी बात नहीं है और तुम मेरी बात नहीं समझ रही। अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, फिर चलती हूँ तुम्हारे साथ। इसका मुंह बनाकर देखा। नूर ने अपना मोबाइल निकाला तो खदीजा ने जल्दी से इसे इसके हाथ से झटक लिया। शर्म करो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ज़रूर का अपने सर पर इतना सवार ना करो कि बाद में वो तुम्हारी ज़िंदगी की हर काम फैसले में मुदाखलत करे। या कुछ फैसला अपनी मर्ज़ी से करना सीखो, और अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है या मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तुम्हें अपने शौहर की इजाज़त चाहिए तो प्लीज़ रहने दो, मुझे ने कहीं नहीं लेकर जाना। मोबाइल वापस उसके बैग में डालते उसने खफकी से अपनी बात मुकम्मल की उठ कर जाने लगी तो नूर ने इसका हाथ पकड़ते रोका। प्लीज़ अब तुम तो नाराज़ ना हो, और मैंने साथ जाने से मना नहीं किया, मेरा भी दिल है कि मैं आंटी से मिलूँ, पर मुझे एक बार ज़रूर से पूछ लेने दो ताकि मैं वो बाद में गुस्सा ना करें। नूर ने उसके सामने खड़े होते अपनी बात संभालने की कोशिश की तो खदीजा ने नफ़ी में सर हिलाती अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। सॉरी, पर मुझे अफसोस आ रहा है कि मैं किसी भी तुम्हारे साथ किसी की भी इजाज़त लिए बगैर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे तुम पर एतबार है, मगर तुमने आज ये बात करके साबित कर दी कि तुम्हें ना तो मुझ पर यकीन है और ना ही तुम अपने शौहर की इजाज़त के बगैर मेरे साथ कहीं जा सकती हो। आंखों में उदासी लिए इसने जिस तरह से नूर को इसकी गलती का एहसास दिलाया, इसने हामी बनने में 1 सेकंड लगाया। ठीक है, मैं चल रही हूँ, आप मुँह ठीक करो अपना। उसकी आंखों में नमी अफसूदगी देखकर नूर से बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी इसने दिल से तमाम खदशात को दूर करते खदीजा के साथ जाने के लिए हामी बढ़ी तो वो खामोशी से चीखती इसके गले लग गई। ज़रूर 11 बजे तक एक मीटिंग से फ़ारिग होने के बाद दीजान के कहने पर इन्हें टाइम से सिकंदर साहब के घर ले गया वहाँ, ताकि वहाँ से वापसी पर नूर को यूनिवर्सिटी से ले सके, जिसने आज इसे 4 बजे तक आने का कहा था। दीजान, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ आने या बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ, ये आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। ज़रूर ने गेट के सामने गाड़ी रोकते इन्हें एक बार फिर से अपने फैसले पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की। बात करना और मसले को समझाना मेरा फ़र्ज़ है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो ना होना वही है,
है, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो, चलो अंदर, नरमी से जवाब देते उन्होंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। जो इनके इरादों में पुख्तगी देखकर ज़रूर ने अपने आप में मज़ीद कुछ कहने से बाज रखो अपनी तरफ दरवाज़ा खोलकर दीजान का हाथ पकड़कर इन्हें गाड़ी से निकलने अंदर की जानब बढ़ा, जहाँ रहीस सिकंदर साहब का ख़ास ड्राइवर होने से पहले ज़रून का वफादार मुलाजम था। इसी के कहने पर सिकंदर साहब के घर पिछले 4 साल से नौकरी करने के साथ साथ वो वहाँ चलते तमाम हालात की खबर ज़रून को देता। नूर के निकाह का भी सीने ज़रून को बताया था, तब भी वो ऐन वक़्त पर वहाँ पहुँच गया। ने ज़रून को देखते ही चौकीदार से इन्हें अंदर आने देने का कहा। कैसे हो? ज़रून ने उसके करीब आते हुए पूछा। जी सर, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? सब खैरियत है ना? ज़रून को अचानक वहाँ देखकर रहील ने दीजान को सलाम किया, जो इसे वहाँ देखकर हैरान थी। हाँ खैरियत है, बस दीजान की ज़िद थी कि अपनी बहू के घर वालों से मिलना चाहती है, तब ही ले आया। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते इसने जवाब दिया और बिरौनी दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से हारिस सजलत में निकलकर अपनी गाड़ी की जानब बढ़ा। जब ज़रून पर नज़र पड़ते ही रुक गया। तुम यहाँ कैसे? गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वो इसकी जानब बढ़ा, जो इशारे से रहेल को जाने का कह चुका था। दीजान, ये हारिस है, नूर का बड़ा भाई, जिसका जिक्र वो अक्सर आपसे करती है। उसकी बात का जवाब देने की बजाय ज़रून ने दीजान से उसका तारफ़ करवाया, जो इसका नाम सुनते एक नरम मुस्कुराहट के साथ इसे देखने लगी, जो अभी तक आंखों में बिजकने लगी इन दोनों को देख रहा था। हम सिकंदर साहब से बात करने आए हैं, बल्कि इन्हें मनाने, क्या वो ये घर पर हैं? दीजा ने बहुत अपनाइए के साथ सवाल किया, तो हारिस से इस बात में ज़रा रहते ही इन्हें अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। आप बैठे हो, जो भी बात है मुझे बता दें, क्योंकि अब्बू की तबीयत ख़राब है। ड्राइंग रूम में आते इसने इन्हें बैठने का कहते खुद भी सामने वाले सोफे पर बैठते अपने दिल को नूर के बारे में पूछने से बाज रखते। कहा, बात तो आपके अब्बू से ही करने वाली थी, अगर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आप मेहरबान करके उन्हें बुला दें। हारिस की बात सुनते दीजा ने शाइस्ता लहजे में दरखास्त की। इनको कुछ दिन पहले ही फालिज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनके बाई हिस्सा काम करना छोड़ चुका है। ज़ुबान पर भी असर है, इसलिए आपको किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। दीजान की उम्र का लिहाज करते हारिस ने नरमी से जवाब दिया। ओ अल्लाह पाक सेहत दे। दीजान ने हारिस की बात सुनते ही दुआ दी और असल बात पर आते अपनी बात का आगाज़ किया। देखो बेटा, तुम भी जवान हो, पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो कि इंसान गलती का पुतला है और बाज़ औक़ात जज्बात में आकर बड़े बड़े फ़ैसले बिना सोचे समझे कर लेता है, जैसे ज़रून और नून ने किया। मगर इसका ये मतलब नहीं कि एक गलती के बाद इंसान मज़ीद गलतियाँ करे। इसलिए मैं इनकी गलती को सुधारने यहाँ आई हूँ, ताकि तो हम दो ख़ानदानों के दरमियान इसी वजह से जो खलश आ चुकी है वो दूर हो सके। दीजान ने बड़े तहम्मुल के साथ अपनी बात की बुनियाद रखी, तो हारिस की सवालिया नज़रों पर अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाया। मैं जानती हूँ कि एक बार बेटी की इज़्ज़त पर तो कोई दाग लग जाए तो सारी उम्र नहीं मिटता, और ये भी नहीं समझती हूँ कि ज़रून ने जो कुछ किया गलत था। इसे नूर को इस तरह अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था, पर शायद इनकी किस्मत में इसी तरह एक होना लिखा था। ड्राइंग रूम में किसी औरत को दाखिल होता देखकर दीजान ने मज़ीद कुछ कहने से पहले नज़र उठाकर देखा। ये यहाँ क्या कर रहा है? और तुमने ऐसे अंदर आने कैसे दिया? फरीहा बेगम ने ज़रून को देखती हारिस पर चलाते हुए पूछा, जो इनके आने का कोई भी नोटिस लिए बगैर दीजान की बात पर गौर लगा रहा था। ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, इसलिए आप मज़ीद कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा। ज़रून के कुछ बोलने से पहले हारिस ने उनकी तरफ देखे बगैर खबरदार किया। कौन सा घर? ये घर भाई साहब मेरे नाम का चुके हैं, इसलिए यहाँ जो कुछ भी होगा वो सब मेरी मर्ज़ी से होगा। तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि इन लोगों को यहाँ से दफ़ा करो और दोबारा मुझसे इस लीची में बात करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि तुम अब अपने नहीं बल्कि मेरे घर में खड़े होकर बात कर रहे हो। एक नज़र दीजान पर डालते जो ज़रून को कुछ भी बोलने से मना कर रही थी। फरीहा बेगम ने ज़ाहिर उगला तो हारिस की हिम्मत जवाब दे गई, जो तब से ज़बत से इनकी सारी बातें बर्दाश्त कर रहे। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे और आपको जो करना है कर ले। मैं अभी देखता हूँ इस घर में मुझे कौन निकलता है। ये घर हमारा था, हमारा ही रहेगा, समझिए आप। हारिस ने किसी भी की परवाह किए बगैर चलाते हुए कहा, तो ड्राइंग रूम में शोर की आवाज़ पर हाशिर जो सिकंदर साहब को लॉन्च में लेकर जा रहा था उसकी जानब बढ़ा। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़रून को देखती हाशिफ की चेयर छोड़ते उनकी जानब लौटकर हारिस ने इसे ज़रून तक पहुँचने से पहले ही पकड़ा। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब्बू को लेकर बाहर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। आशा की आंखों में गुस्से की लहर देखती हारिस ने तो कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसे भी कहीं नहीं जाने दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? हारिस का हाथ झटकते हाशिर ने खौफनाक नज़रों से ज़रून को देखा, जो अब इन सब के मसले से बदतमीज़ों पर दांत पीसते बस दीजान की जो वजह से खामोश खड़ा सब बर्दाश्त कर रहा था।
बेटा तोहमत से बात का हमारी बात सुन लो, ऐसे गुस्से ना तो तुम्हें कुछ हासिल होगा और ना हमें बात मजीद बिगड़ जाएगी। दीजान ने हाशा के सामने जाते इसे समझाने की कोशिश की, जो बार बार हारे से हाथ जड़वाते ज़रूर उनको मारने के लिए इसकी जानब लपट का है। तब बुढ़िया तुम्हारे लिए अच्छा है यहाँ से चुप करके अपने आप इस बेटे को लेकर चली जाओ, वरना इस उम्र में मेरे भतीजे ने तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी तोड़ दी तो फिर जोड़नी भी मुश्किल हो जाएगी। हारिस हाशा को मसले से बदतमीज़ी को देकर दीजान को कुछ देर इंतज़ार करने का कहती इसे लेकर बाइक की जाना बढ़ा ताकि इसका गुस्सा ठंडा कर सके। तो फ़रिया बेगम ने मौका मिलते ही साहिदा बेगम को मशवरा दिया, जिस पर ज़रूर ने तमाम बातें फरामोश करते फ़रिया बेगम को खा जाने वाली नज़रों से देखते इनका रास्ता रुका, जो अपनी बात कहकर वापस आ रही थी। क्या बकवास की तुमने, अभी आंखों में बुला का गुस्सा लिया। ज़रूर ने अपने जबरों को मजबूती से बंद करते पूछा, तो फ़रिया बेगम 2 कदम पीछे हटी। ज़रूर छोड़ो, बस घर चलो, मुझे लगता है हमने यहाँ आकर गलती कर ली। दीजान ने इसे आग बगोला होते देखकर मुदाखलत की, उसका बाजू पकड़ कर इसे अपने साथ बाहर की जाने धकेला ताकि मज़ीद कोई तमाशा ना बने। दीजान प्लीज़ मुझे छोड़ते, मैं इस औरत को इसकी औकात याद दिलाकर ही यहाँ से जाऊँगा। ज़रूर ने उनका हाथ उठाते कहा, वापस फ़रिया बेगम की जानिब बढ़ा, जो ज़रूर के गुस्से से सहम चुकी थी। ज़रूर मैं कह रही हूँ ना यहाँ से चलो, तो बस चलो। दीजान ने आपकी बात गुस्से से हुक्म दिया, तो फ़रिया बेगम की बात में खबर लेने का इरादा करते दीजान के पीछे ही बाइक की जानिब बढ़ा। वो खदीजा के साथ इसके घर पहुंची तो इसकी अम्मी ने ही इसका इस्तकबाल किया, जो नूर को कहीं से भी खदीजा की वालदा नहीं लगी। माशाल्लाह आपकी दोस्त तो बहुत प्यारी है, आप इसकी बातों तारीफ़ों से भी ज़्यादा। नूर के इशफाक चेहरे को देखते हैं तमीमा बेगम ने अपना साड़ी का पल्लू ठीक किया, तो नूर ने इनका तफसीली जायज़ा लिया, जो सुर्ख रंग की साड़ी में चेहरे पर मेकअप की तर्जमाएँ बारीक ज़ेवरात के साथ, बालों में सफ़ेद मोतियों के जगरे नूरे लगे। नूर को किसी भी तरह से मज़ा या आम खतून नहीं लगी थी। तब इसने कुछ मिनट बैठने के बाद खदीजा से जानने का कहा, जो बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ अपनी माँ को नूर के बारे में बता रही थी। इतनी जल्दी भी तो हमें 10 मिनट भी नहीं हुई यहाँ आई हुई। उनकी बात सुनते ही खदीजा ने क्लास की जानब देखा, हाँ बस दीजान मेरा इंतज़ार कर रही होगी और ज़रूर भी शायद आप मुझे लेने आ चुका होगा। प्लीज़ तुम मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो। नूर ने वहाँ के हालात से कुछ अजनबियत सी महसूस करते हुए खदीजा से कहा, जो इसको परेशान देखकर तसल्ली देते कुछ देर में चलने का कहते अपने मुलाजमा को आवाज़ लगाने लगी। मुझे लग रहा है आपकी दोस्त को हमसे मिलकर ज़्यादा खुशी नहीं हुई। नूर के चेहरे पर दवाइयाँ उड़ती देखा तहमीना बेगम ने अंदाज़ा लगाया, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे शौहर मुझे लेने आ गए होंगे, इसलिए जाने का बोल रही हूँ। नूर ने मुस्कुराते हुए इन्हें मुतमईन किया, तो मुलाजमा खदीजा की हिदायत के मुताबिक जूस लेकर लाउंज में दाखिल हुई। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? नूर ने खुद को पुरसकून करने की कोशिश करते जूस का गिलास उठाया। क्यों ज़रूरत नहीं थी भाई, तुम हमारे मेहमान हो, हम अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। नूर के कांपते हाथों को देखकर खदीजा ने तमीमा बेगम को चुपके से आंख मारी, तो वो अपनी मुस्कुराहट सकेड़ते गिलास लबों से लगा गई।